तो जय हिंद फ्रेंड्स, अब फटाफट से हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। पेज नंबर 54 तक हमको देखना है ना। तो यहाँ तक हमने देख लिया। कितने पेज और पढ़ने हमको? 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। तो इन 10 पेजेस को और हमको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। तो इनको थोड़ा डिटेल से पढ़ने की जरूरत होगी हमको। देखो, प्रबंधन के सिद्धांत के बहुत सारे उपनाम होते हैं, जैसे कि बहुत सारे उपनाम फटाफट से देख लें। क्रमबद्ध है, गणित निगमन सिद्धांत है, विधिक सिद्धांत है, आवश्यक अवकलन सिद्धांत है, सबलीकरण अवकलन सिद्धांत है, चालक सिद्धांत, यथार्थ सिद्धांत, परिष्कलन का सिद्धांत, निगमन सिद्धांत, प्रेरणावलन, प्रबलन हाथ सिद्धांत, जैविक सिद्धांत, कुछ आमने सिद्धांत आ जाते हैं ना। और कुछ यहाँ पे सूत्र दिया गया इनके द्वारा, 108 सूत्र दिया गया। और B = D/H भी इन्होंने कहा है। और बीच में कुछ इन्होंने संशोधन भी करा था, 15 में दिया था, 42 में संशोधन करा था। उसके बाद कुछ यहाँ पे और बातें आ जाती, जैसे कि इसके ना फिर यहाँ पे क्लार्क हल का जो सिद्धांत है उसकी विशेष बातें आ जाती है। ये सिद्धांत स्थानापन्न, इसमें स्थानांतरण का सिद्धांत, प्रभाव का नियम भी शामिल है। सिद्धांत ये दोनों इसमें शामिल है। और ये स्पष्ट प्रकृति, ये अधिगम की स्पष्ट प्रवृत्ति है। गणित के 17 नियम और 17 उपनियम है। और इसमें प्रमेय की संख्या 133 है। इस तरीके से इसमें मध्यवर्ती चरण में चालक है। मध्यवर्ती चरण में कौन कौन सी आदत है, चालक है, प्रोत्साहन, कौन कौन सी बातें शामिल होती है? तो अनुबंधित है और सशक्त प्रतिक्रिया, सामान्यकरण सशक्त, कुल अवरोध, शक्ति और अनिश्चित प्रतिक्रिया, इस तरीके की चीजें। पूर्ववर्ती चरण में प्रबलन है, चालक, स्थिति, उत्तेजक, अनुक्रिया, पुरस्कार, ये सब शामिल होते हैं। हल का जो सिद्धांत उसकी विशेष बातें क्या है कि प्रयोगात्मक ये परिसमिति प्रयोगात्मक आधार है। और गणितीय संख्यात्मक सिद्धांत पूर्ण स्थायी है, मतलब गणितीय। इसमें उपनियमों को निष्कर्ष पर आधारित है और परिकल्पित निगम पर आधारित है। ध्यान रखेंगे इसके नियम क्या क्या है। तो शारीरिक प्रसाधन का नियम 1 और नियम 2 है। चालक व अनुक्रिया प्रोत्साहन है, नियम 3 है। और आदत निर्माण और पुनर्बल, नियम 4 है। प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रदान करने वाले तत्व आ जाते हैं। इसके बाद कुछ सामान्यकृत आदत शक्ति तथा सामान्यकृत प्रतिक्रियात्मक शक्ति का इनका जो नियम, ये नियमों के नाम है ना। और वास्तविक अनुक्रिया है। और निष्कर्ष प्रतिक्रियात्मक शक्ति और नियम है 15, नियम 16, नियम 17। इस तरीके से कुछ नियम को सही क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत जो स्किनर के द्वारा दिया गया, उसके सक्रिय अनुबंधन, कार्यात्मक अनुबंधन, नैमित्तिक है और साधनात्मक है। R टाइप है, संभावित पुनर्बलन RS टाइप है और RR टाइप है। और ये स्किनर, बस ये इनके नाम देख लिया हमने। और यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट जानने थे, कुछ फैक्चुअल बातें। इनके सूत्र क्या बताए ना, अनुक्रिया, पुनर्बलन, पुनरावृत्ति, साधन। और श्रृंखला क्या किसे कहते हैं? छोटे छोटे खंडों में क्रमिक रूप से कोई चीजों को जोड़, श्रृंखला मतलब चेन। वंचन किसको कहते हैं? तब तक मोटिवेट, मतलब इनाम में तो अच्छा काम निकले। शेपिंग यानी कुछ उसको शेप दे देना, सही काम सिखा देना है। 2 प्रकार पुनर्बलन, विभेदी और क्रमिक, 2 प्रकार पुनर्बलन बताए। यहाँ पे कुछ बेसिक बातें इनकी किताबें आ जाती है, जैसे ह्यूमन बिहेवियर है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। 2 किताबें लिखी इन्होंने। और स्किनर, बस इतना ही बताते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं इनकी शिक्षा उपयोगिता की, इनके सिद्धांत की। देखो, इनके सिद्धांत बहुत ज्यादा जरूरी, जैसे कि रेडियो, कैमरा, टीवी चलाना सीखना और सकारात्मक पुनर्बलन देना सीखना, सरल से कठिन, ज्यादा कुछ नहीं है। और शब्द भंडार करना, देखो भाषा वाला, मनोविज्ञान वाला भी था। और व्यवहार चिकित्सा में भी उपयोग होता है इसका। अब देखो, इसकी आलोचना क्या है कि है ना, बहुत ज्यादा मटेरियल, बहुत ज्यादा मशीनी है। और बस इतने ही बताते हैं। कुछ फैक्चुअल बातें आ जाती हैं इनको लेकर के। जैसे पुनर्बलन 2 तरीके के, सतत पुनर्बलन होता है, एक आंशिक पुनर्बलन होता है। उसमें भी जो सतत, इसमें 2 तरीके का है ना, सतत आंशिक। इसमें भी अलग अलग तरीके, अनुपात वाला होता है, अंतराल वाला होता है ना। तो इस सबसे अच्छा कौन सा होता है? तो निश्चित 2 तरीके पुनर्बलन बताते हैं। एक सतत हो जाता है, एक आंशिक हो जाता है ना, 2 तरीके की। उसमें भी ये कहते हैं कि एक निश्चित अनुपात वाला होता है, एक निश्चित अंतराल वाला होता है। और एक मतलब बिना फिक्स के अंतराल वाला और बिना फिक्स अनुपात वाला होता है। तो इसमें से जो बिना फिक्स वाला है ना, वो सबसे अच्छा होता है। पर अंतराल या अनुपात तो अंतराल, इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पे कुछ 8-10 क्या पता नहीं क्या बताया इन्होंने। ये सक्रिय अनुबंधन प्रक्रिया के 8 वर्ग बताए। तो बहुत सारे 8 वर्ग है। तो मतलब 8 वर्ग है, देख लो। पुरस्कार द्वारा, उपेक्षा द्वारा सीखना, पलायन से सीखना, दंड से सीखना, विभेदक उद्दीपन की उपस्थिति में सीखना, विभेदक उपेक्षा करके सीखना, सक्रिया के टालने के लिए सीखना, विभेदक दंड प्रस्तुत। तो 8 तरीके के ये हो सकते हैं, सक्रिय अनुबंधन हो सकता है ना। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कुछ बातें बताई इन्होंने। बाकी तो कुछ खास है नहीं। यहाँ उद्दीप पावलो स्किनर में क्या अंतर होता है? तो ये पावलो वाला जानवरों पर किया गया, स्किनर वाला जो है वो प्राणियों पर किया गया था। ये अपने ये सब तो कुछ नहीं बताया यहाँ पे, मानव पर ध्यान रखेंगे। देखो, पावलो जो है ना, ये पुनर्बल को महत्व नहीं देखे, स्किनर को महत्व देते, इसके महत्व देते हैं पुनर्बल को। पावलो जो है वो अनुबंध बिठाने में महत्व देता है। इनका अनुबंध से कोई वास्ता नहीं है। और ये जो पावलो वाला है आंतरिक होता है, कुछ है ना बाहर। ये क्यों होता है? इस पे अभिप्रेरणा कैसी होती है? ये आंतरिक होता है पावलो वाला, ये बाहर अभिप्रेरणा वाला होता है ना। तो इस तरीके की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब थोड़ा और देख लेते हैं आगे कि स्किनर महोदय के बारे में देख लेते हैं, है ना। स्किनर की देख रहे थे पहले भी अपन, स्किनर का ही देख रहे थे। क्रिया पुस्तक इसमें स्किनर नहीं दिया है,
यहाँ कुछ खास बातें है नहीं, किताबों का नाम देख लो। 38 में इन्होंने ऑर्गेनिज्म की, 53 में साइंस ह्यूमन लिखी, 57 में वर्बल बिहेवियर लिखी, 71 में फ्रीडम एंड डिग्निटी लिखी, और 53 में इंजॉय ओल्ड एज लिखी। इंजॉय ओल्ड भी इंडियन लिखी, ठीक है। बाकी समीपता का सिद्धांत गुथरी का देख लो, तो इसको ना उत्तेजना अनुक्रिया भी कहते हैं इस सिद्धांत को, क्योंकि ये कहते हैं कि खाली हम एक ही बार में सीख सकते हैं, ये गुथरी का कहना है। और इनकी किताबें आ जाती हैं कुछ, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट करके, और फर्स्ट कोर्स करके। बस ये कोई भी आदत बनाएगी 3 विधियां बताते, सीमा है, थकान है, और परस्पर विरोधी व्यवहार और संज्ञान के अंतर है। ये जानवरों पर प्रयोग करता है और ये इंसानों पर करता है। ये करके सीखने में बल देता है, ये सूझ के द्वारा सीखने में बल देता है। देखो पशु है, ये 2 बेसिक अंतर है। और अब संज्ञानवाद देख लेते हैं, मतलब अब ज्ञान का निर्माण खुद करते हुए। तो संज्ञानवाद यहाँ से यहाँ तक कुछ कुछ बता रखा है, उसके बाद उनके सिद्धांत शुरू कर दिए। संज्ञानवाद के बारे में क्या बता रखा है? संज्ञानवाद किस पर बोल देता है? सक्रिय रहने पर, के बच्चा सक्रियता ज्ञान करने खुद कर लेता है, अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल करके, ये सब। और 2 तरीके के संज्ञानवाद दिखता, क्लासिकल और मतलब एक पुराना और नए। इसका नाम क्या क्या है तो पहले ही देख चुके अपन पहले वाली सारणी में। संज्ञानवाद सिद्धांत में किस किस के आते हैं, तो वही सारे वही व्यक्ति आ जाएंगे, उनका सिद्धांत 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 लगा लो। एक बार पढ़ लेते, पियाजे का आता है, कूट लेविन का, बांडुरा का, गेने का, टोलमैन का। देखो टोलमैन तो हमने उसमें इस तरह, हाँ संज्ञानवाद में तो आता ही है टोलमैन। जिन पियाजे का सिद्धांत कैसा है, तो इसकी किताबें, जिन पियाजे ने देखो सिद्धांत दिया और कुछ कॉन्सेप्ट भी दिए। जिन पियाजे का योगदान अच्छा है साइकोलॉजी में। इन स्कीमा की बात करते हैं, स्कीम्स की, अनुकूलन में आत्मीकरण, समायोजन, संतुलन की बात करते हैं। ये सब किताबें बहुत सी लिखी है इन्होंने। 6 साइकोलॉजी ऑफ स्टडी है, बहुत सारी किताबें इनकी। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, बच्चे पर ज्यादा है। द लैंग्वेज एंड थॉट्स है, द चाइल्ड कंसेप्शन है, द ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटेलिजेंस है, ड्रीम्स एंड एनिमिनेशन इमिटेशन से, और कुछ इवोल्यूशन की भी लिखी है, और कुछ कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन साइकोलॉजी एंड इपिथोमोलॉजी, ऐसा करके मतलब बहुत सारी किताब लिखी है इन्होंने। बाकी इन्होंने स्कीमा के बारे में बताया, तो अपन जानते हैं इन्होंने स्कीमा के बारे में बताया। और दूसरी ये है ना, ये 3 अनुकूलन और स्कीमा। अनुकूलन में 3 है, अनुकूलन, समायोजन, संतुलन की बात है। मतलब कि ऊँट को घोड़ा के नाप, फिर कुबड़ वाला घोड़ा के नाप, फिर ऊँट को ऊँट के दिन लग जाना, ये सब बातें। अब यहाँ 3 ये कुछ 4 स्टेज बताते ज्ञान निर्माण के। बस थोड़ा और पढ़ेंगे अपन, 52 तक देखना है, 54 तक देखना है। काफी पेज है अभी तो अपने, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। 54 देखो, ये तो काफी पेज हो गए हमारे, तो अब इतना नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा हल्का हल्का निगाह डालेंगे। देखो इन्होंने 4 स्टेप बताए हैं। देखो हमको यहाँ तक देखना है, कुछ यहाँ तक, तो अभी तो हमको इतना और देखना है ना। ये कितने पेज और पढ़ने हमको, एक बार काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 पेज और देखने हैं 52 तक, ठीक है। 7 पेज और पढ़ने हमको, तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते। तो इन्होंने 4 स्टेप बताए हैं ना। पहली ज्ञानात्मक हो जाती है, दूसरी अवस्था संक्रिया वाली होती है, तीसरी अवस्था मूर्त वाली होती है, चौथी अवस्था बेसिकली औपचारिक संक्रिया वाली होती है। पहली को 6 भागों में बांटते हैं, ये रहे वो 6 भाग, ठीक है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। दूसरी को ये 2 भागों में बांटते हैं, ये रहे वो 2 भाग थोड़े से, ठीक है। और इनमें ना पहले भाग के बारे में डिटेल से बता रखा है, ये दोनों बातें पहले भाग के बारे में। ये तीसरा भाग आ जाता है यहाँ अपने तीसरा भाग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ अपने पूरा चौथा पोर्शन बता रखा है। तो इस तरीके से पहले के 6 हिस्से हैं, दूसरे के 2 हिस्से, बाकी तीसरे के कोई हिस्से नहीं, चौथे के भी कोई हिस्से नहीं, ठीक है। इनमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, आपने पढ़ा होगा पहले। देखो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो पहली अवस्था होती है उसमें अपन इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। जो दूसरी अवस्था होती है इसमें हम प्राक संक्रियात्मक, हमारे दिमाग के विकास से पहले की अवस्था होती है। और ये संक्रिया वाली मूर्त संक्रिया, स्कूल वगैरह जाने लग जाते हैं, औपचारिक हम किशोर वगैरह बन जाते हैं ना इसके। तो किशोर में जो भी गुण विकसित होते हैं वो इसमें विकसित होते हैं। ये स्कूल जाने की अवस्था में जो भी गुण, लंबाई, भार सब समझ जाते हैं, वो गुण विकसित होते हैं। स्कूल जाने से पहले वाले, जब हम खेलना पसंद करते हैं, कहानी सुनना पसंद करते हैं, ये सब। अब यहाँ आ जाते हैं अपन सूझ का, अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है यहाँ से लगाकर इसमें यहाँ तक जानकारी है। सूझ का है ना, इस चिंपैंजी कैनारी द्वीप का था, इस पर प्रयोग किया गया था। और सूझ की परिभाषा देते हैं, सूझ क्या होती है? अचानक से कोई चीज पता चलना, सूक्ष्म चीजों को देखना सूक्ष्म तरीके से, इसी को सूझ कहते हैं। बाकी इसमें बस यही बातें महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत 2-3 सिद्धांतों को फॉलो, जैसे समता है, निरंतरता है, निकटता है ना, इसके सिद्धांतों को फॉलो करता है कि अगर चीजें निरंतर हुई, निकट मतलब एक जैसी कंडीशन मिली, निकट मिली, समानता मिली, तो वो है ना इस ज्ञान को ट्रांसफर भी कर सकता है। बाकी बहुत सारे शब्द इससे जुड़े, आकस्मिकता, समग्र किसको, प्रत्यक्षीकरण किसको, पूर्व दृष्टि किसको कहते हैं, ये सब। इसका शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगी इकाई बनाने में, चीजों को मतलब एक यूनिट बनाने में, इन सारे लेसन को जोड़ के यूनिट बनाएंगे तो वो यूनिट बनाने में। बाकी गणित जैसे सब्जेक्ट करने होते हैं, थॉर्नडाइक का भी सिद्धांत का महत्व गणित करने में, तो विज्ञान करना हो, है ना, कला संगीत, तो सब सब्जेक्ट में कहते हैं कला करनी हो आपको, मतलब आपको कला शिक्षा वगैरह पढ़नी हो तो हर सब्जेक्ट में कहते हैं। तो बस
प्रयास त्रुटि में इन दोनों में क्या अंतर है कि ये हमारे ना मेहनत हम मशीनीकृत देखता है और ये हमको एक वो बौद्धिक मानव के रूप में देखता है, और ये ट्रांसफर नहीं कर सकता चीज़ों को, ये ट्रांसफर भी कर सकता है एक जगह सीखा तो कुछ कुछ इस तरीके से, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये चेतन मन पे बल देता है, ये अचेतन मन पे बल देता है, क्योंकि हमारे जो नॉलेज है ना वो ज़्यादातर अचेतन पे निर्भर करता है। चेतनता तो बहुत सीमित क्षेत्र है। अब देखो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, बांडुरे ने दिया। ये बोर्डोल पर प्रयोग करता है और कहता है कि अगर इसको मारते हुए देखेगा ना बच्चा, तो बच्चा मारना सीखेगा। इसके 4 स्टेप होते हैं, महत्वपूर्ण यही बात है। और बंडुरा कहते हैं कि ये पहले सामाजिक संपर्क से स्थापित होता है, सामाजिक विकास अगर किसी के कॉन्टेक्ट में आगे तब विकसित हो। इसके 4 स्टेप है, अवलोकन, धारण, पुनर्प्रस्तुतिकरण और पुनर्बल। ये 4 सोपान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कुछ सामान्य सी बातें आ जाती है। अब देखो जो अधिगम का सोपान है ना रोबोट घेने का, इसने कुछ सोपान की बताई, जैसे कि संकेत है। पहले क्या क्या होता है इन्होंने, संकेत से सीखना, उद्दीपन से सीखना, श्रृंखला से सीखना, शब्द से सीखना, बहुविवेदन। यहाँ से ध्यान रखोगे S3 ध्यान रखोगे, देखो संकेत, श्रृंखला और शाब्दिक, ठीक है। उसके बाद ऊपर है बहुविवेदन है, संप्रत्यय है, नियम है, समस्या। उसके बाद एक को छोड़ के एस है, जैसे कि संप्रत्यय फिर समस्या समाधान है ना, तो बीच में अपने कुछ और बातें। इस तरीके से मोटा मोटी ध्यान रखोगे कि इन्होंने ये स्टेप बताए सीखने के। पहले ऐसे सीखते, फिर ऐसे सीखते, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर प्रॉब्लम सोल्व करके सीखने लग जाते डायरेक्ट। और क्षेत्रीय इसको डिटेल से बताया गया यहाँ पे है ना, कि इसमें कौन सा सिद्धांत आता है। इसमें अध्यापक देख के चुप हो जाना, इसमें भी वही आता है। श्रृंखला में स्किनर का आ जाता है, शाब्दिक में आशुबेल का सिद्धांत आ जाएगा, बहुविभेदन में चीजों में विभेदन कर पाना, और यहाँ कॉन्सेप्ट बनना, प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट बनना, सिद्धांत मतलब वही नियम सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का नियम, समस्या समाधान सबसे बढ़िया माना जाता है। कुटलेविन का जो सिद्धांत है ना, कुटलेविन कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है, कुटलेविन ने जीवन दायरे क्षेत्र के आधार पर मानव व्यवहार की व्याख्या करी। कुटलेविन ने सूत्र दिया, बी बराबर कुछ अपने ना P इंटू ई, यानी जो बिहेवियर होता है वो हमारे किसी व्यक्ति का और उसके वातावरण का योग होता है। तो इन्होंने सूत्र दिया है, जीवन दायरा, वेक्टर्स और टोपोलॉजी, ये सारे संबंध किससे जुड़े हैं, कुटलेविन से। अब अव्यक्त सिद्धांत किसने दिया हमारा, अव्यक्त सिद्धांत देने वाले टोलमैन थे। बस फिनिश करते अपन, है ना। तो अव्यक्त सिद्धांत देने वाले कौन थे, टोलमैन थे। और इसमें क्या कहा इन्होंने कि सुनिश्चित लक्ष्य कि व्यक्ति टोलमैन अनुक्रियाओं पर, लक्ष्य में मार्ग ध्यान दिया जाता है, न कि अनुक्रियाओं पर। अच्छा, तो हम सिर्फ हमारी थकान को नहीं देखते, हम सिर्फ रास्ते को देखते, रास्ते की दूरी को देखते हैं, ये इनका कहना है। उनका जो सिद्धांत है ध्यान रखें, थोड़ा स्थान, गुप्त पुरस्कार है ना, तो आपको पुरस्कार दिया पर गुप्त स्थान पे ले जाके दिया, सबको बताया नहीं कि आपको पुरस्कृत कर रहे हैं, आपके पापा ने मान लो, है ना। और डांट तो सबके सामने, ऐसे ध्यान रखोगे। और ये क्या कहता है, सुनिश्चित लक्ष्य व्यवहार का नियमन करता है। तो बुलबुला प्रयोग करें सुनिश्चित लक्ष्य व्यवहार का, क्या आपका लक्ष्य क्लियर होगा ना तो आप सही रास्ते, तो आपका व्यवहार भी सही होगा, ये इनका कहना था। और बाकी टोलमैन का प्रणाली का नवीन रूप कुछ कुछ बताया गया है, ज्यादा खास बातें नहीं। ये संतुलन शब्द इनसे जुड़ा हुआ है, और चालक विभेदात्मकता इनसे जुड़ा, चालक विभेदात्मक है ना, उद्दीपन विभेदात्मकता नहीं। कभी ये क्षेत्र प्रत्याशा इनसे जुड़ा हुआ है, ये शब्द कैथेक्स इनसे जुड़ा हुआ है, ये शब्द इनसे जुड़े हुए हैं, ध्यान रखेंगे कभी आए तो। अब शैक्षिक निहितार्थ क्या है इसका, लक्ष्य परिभाषित, पुरस्कार, दंड, ठीक विधि पर प्रयोग, व्यक्ति। तो लक्ष्य को परिभाषित करो, ये कहते हैं टोलमैन के। लक्ष्य क्लियर हुआ तो सब कुछ अच्छे से कर लो। सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत क्या है, बेसिकली ये है ना, मतलब यूं कि आप नॉलेज लो, ज्ञान ग्रहण करते जाओ, ये सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत एटकिंसन और शिफ्री ने दिया है। ये बस इतना ही, इसमें तो कुछ खास है नहीं सूचना प्रक्रमण के सिद्धांत में, तो इतना ही ध्यान रखो बस कि एटकिंसन शिफ्री ने दिया, इतना बहुत है। बाकी ऐसी बातें जो मतलब बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती है, बस फैक्चुअल डाटा है, ठीक है। हम ऐसे ही करते हैं, देखो डाटे कैसे किया, हमने आंकड़े का डाटे कर दिया, तो ये गलत होता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिलाना नहीं। अब अधिगम के निर्मितवादी सिद्धांत, यानी ज्ञान का निर्माण बच्चा खुद करता है, ये निर्मितवादी सिद्धांत है। और रचनावाद भी ज्ञान, कंस्ट्रक्टिविज्म है ना। तो रचना 3 तरीके का, संज्ञान, सामाजिक और मौलिक। देखो संज्ञान कहता है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करता है, ज्ञान का निर्माण तो होता है लेकिन खुद कर लेता है। ज्ञान का निर्माण तो होता है लेकिन समाज करता है, मतलब समाज में रहकर करता है। एक मौलिक, ये भी खुद से जुड़ा, मतलब कुल मिला के समाज, बच्चा तो खुद से करेगा ज्ञान का निर्माण, समाज में रहकर करेगा। तो ये है रचनावाद बेसिकली, ठीक है। अब रचनावाद के बारे में थोड़ा सा अपन एक सिद्धांत देखेंगे वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की कहते हैं कि दूसरों की मदद से बच्चा सीखता है, और जहाँ जो दूसरों की मदद से सीखता है उसको ZPT कहते हैं, और जो सिखा रहा है उसको मोर नॉलेजेबल अदर्स कहते हैं। जो मदद दे रहा है, मान लो आपको मीनिंग बुक लाके दे दी कि मीनिंग याद करो, ऐसे अंग्रेजी क्लियर होगी तुम्हारी, या फिर ग्रामर की बुक लाके दे दी, तो इसको जो ग्रामर की बुक है उसको ढांचा कहेंगे, है ना। बस इतना ही है इसमें। और बाकी आधुनिक संज्ञानवाद के सिद्धांत एक कौन है, ब्रूनर महोदय है। उन्होंने 3 बातें बताई कि सक्रिय प्रतिमा, और पहले आप हाथ पांव मार के दुनिया को सीखते हो, उसको देख के, है ना, जैसे आपके दूध की बोतल देखकर हाथ पांव मारना, ये सब दृश्य प्रतिमा। फिर दूध की बोतल जैसे कि सक्रियता चीजों को, है ना। उसके बाद हाथ पांव मार के सीखोगे, उसके बाद दृश्य प्रतिमा, मन में प्रतिमा बना लोगे, है ना। मतलब कुछ
चीज़ों को जानने के लिए आप मन में सोचना स्टार्ट कर दोगे, और फिर अभी तो मन में सोच रहे थे, अब भाषा का प्रयोग भी करने लगोगे उसके साथ साथ। तो ये कुछ बेसिक बातें। अब इन दोनों में ब्रूनर और पियाजे में क्या अंतर है? देखो पियाजे और ब्रूनर दोनों ही संज्ञा नदी है ना। तो पियाजे भी कहते हैं ज्ञान करने में बच्चा खुद करता है, ये क्या कहते हैं कि बच्चा ज्ञान करने में खुद करता है। लेकिन इनके दोनों में अंतर क्या है? देखो कि पियाजे भाषा के विषय में बच्चा स्वाभाविक रूप से भाषा में उत्सुक होता है, और यहाँ पे विकास का एक महत्वपूर्ण, इसमें पियाजे संज्ञान का परिणाम के रूप में स्वीकार कर भाषा विकास को संज्ञान विकास का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। पियाजे से संज्ञान विकास का भाषा के विषय में वो दोनों भाषा को अच्छा, दोनों में समानता है कि दोनों में अलग अलग बातें क्या है? ये पूर्ववत अनुभव के आधार पर अधिगम करते हैं बच्चे, पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर अनुभव करते हैं, ये दोनों का मानना है। और सक्रिय से होके सीखते ये भी मानते हैं, समय के साथ साथ विकसित होती है बच्चे में दिमाग, मतलब जो ये क्रियाएं हैं समय के साथ डेवलप होती है, ये भी दोनों मानते हैं। फिर अलग क्या है दोनों में? अलग है कि बच्चा परिपक्वता के अनुसार स्वगति से सीखता है, ये कौन कहते हैं? जबकि पियाजे का मानना है कि बच्चा खुद से सीखता है और संज्ञान विकास की गति बढ़ाए, ये कहते हैं कि बच्चा मेच्योर होगा तो अपने आप सीख जाएगा। पियाजे कहते हैं कि मेच्योरिटी के साथ साथ बच्चा सीखता जाता है, और ब्रूनर कहते हैं कि सहभागिता को महत्व देना, जबकि पियाजे जैसा। और ये कहते हैं कि बड़ों को भी, मतलब कि ये सामाजिक वाले हैं, ये कहते हैं कि लोग समाज के लोगों को महत्व दोगे तब बच्चा अच्छे से सीखे, उनसे इंटरेक्शन करके अच्छे से सीखेगा। पियाजे कहते हैं खुद ही सीख सकता है। ऐसा तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। और भाषा को लेकर क्या अंतर है? संज्ञान विकास का एक महत्व, जबकि पियाजे संज्ञान विकास का पढ़ाई के रूप में सिखाया। और एक मतलब भाषा को लेकर भी दोनों में विचारधारा में अंतर है थोड़ा थोड़ा, इस तरीके से ध्यान रखो बस थोड़ा सा। एक कारक मानते तो एक परिणाम मानते हैं भाषा को, है ना। भाषा इतनी जरूरी नहीं पियाजे कह रहे हैं ये। अब मानवतावादी सिद्धांत में मेस्लो रोजर्स ये कहते हैं कि 5 आवश्यकताएं होती है हमारी, वो एक पूरी हो जाती है तो दूसरी पाने के लिए हम लड़ाई होते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं अनुभवजन्य अधिगम क्या होता है। ये तो कुछ नहीं। स्थानांतरण क्या होता है? एक जगह सीखा तो दूसरी जगह ट्रांसफर। कोलेसनिक ने पहली स्थिति में सीखा, सोरेनसन कहते हैं कि एक स्थिति में सीखना, क्रोनिको कहते हैं एक क्षेत्र में सीखा दूसरे क्षेत्र में, विटेकर कहते हैं कि एक कौशल सीखा दूसरी जगह अप्लाई करो, पीटरसन कहते हैं सामान्य कुछ स्थानांतरण सामान्यकरण, ब्लेयर कहते हैं जब पहले के नॉलेज को नई अनुक्रिया में इस्तेमाल किया जाए। सकारात्मक ये कितने तरीके का होता है? सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है, शून्य होता है। सकारात्मक में एक कितने तरीके हो सकते हैं? 5 तरीके का हो सकता है। सकारात्मक वाला पार्श्विक हो सकता है, अनुलंब हो सकता है, अनुक्रमिक हो सकता है, अनुलंब और अनुक्रम दोनों हो सकता है, समस्तर हो सकता है और द्विपार्श्विक हो सकता है। ठीक है, तो पार्श्विक है, द्विपार्श्विक है, लंब और अनुलंब अनुक्रमिक, ऐसे ध्यान रखोगे चीजें सरल करके। पार्श्विक और द्विपार्श्विक है ना, यहाँ ऊपर पार्श्विक नीचे द्विपार्श्विक, उसके बाद अनुक्रमिक अनुलंब, उसके बाद एक और कोई बचता हुआ है, ध्यान रखेंगे। और इनमें कुछ बेसिक बातें बताई जाती है, जानते हो ये क्या है? तो अनुलंब में ऊपर, जैसे पार्श्विक में क्या होता है कि हमने घर स्कूल में कुछ सीखा तो घर पे अप्लाई करना, द्विपार्श्विक में एक हाथ से कुछ सीखा दूसरा हाथ पे अप्लाई करना। और अनुलंब और अनुक्रिया, अनुलंब में हमने निचले स्तर का कुछ सीखा उसको हायर स्तर पे इस्तेमाल करना। अनुक्रमिक में हमने ऐसा ही कुछ होता है कि जैसे कि हमने निचले स्तर की कोई चीज सीखी तो अगले स्तर पे अप्लाई करो, घटाव सीखा तो वो भाग में अप्लाई करो, ऐसे। अब नकारात्मक कोई प्रभाव पड़ता है, शून्य में भी नकारात्मक गलत इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि नाव चलाने के बाद वो अपने साइकिल चलाना, और उसके बाद मान लो नाव चलाने का साइकिल दिक्कत क्रिएट करता है ना, पेडल वगैरह कुछ। शून्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, गणित के बाद अंग्रेजी पढ़ो, ये सब शून्य ने इसके थोड़े से क्लासिफिकेशन बताया, बस फिनिश करते हैं। ये इसके सिद्धांत भी होते हैं, जैसे मानसिक शक्तियों का, समान तत्वों का, सामान्यीकरण का, सामान्य विशिष्ट का, आदर्श वो मूल्यों का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, तो इसके कुछ सिद्धांत भी होते हैं, बस फिनिश करते हैं। और अधिगम स्थान की विशेषता तो कुछ खास है नहीं। अक्षमता को ध्यान रखोगे, अक्षमता का शब्द सबसे पहले सैमुअल किर्क ने इस्तेमाल करता 1963 में। ये इन पर इतने व्यक्तियों ने अध्ययन भी करा है ना। इनका मानना है कि ये ना मंदता या विकृति आ जाना हमारे इसमें, हमारे काम करने के तरीके में, पढ़ने लिखने में, ये सब भाषा बोलने में, वही हमारा ये अधिगम अक्षमता होता है। इतने लोगों ने इस पर अध्ययन करा है। इसकी विशेषता क्या देखो, स्थायी होती है और मनोवैज्ञानिक समस्या है ये, और इसको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते। अब देखो ये कुछ समस्याओं के नाम बता रहे, पठन विकल्प को डिस्लेक्सिया, अलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया, ये सारी बातें पठन लेखन की विकृतियां हैं। और लिखने में विकृतियां कौन सी? ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया। देखो ग्राफिया, प्रेक्सिया, ऐसे ध्यान रखोगे। यहाँ पर भी लेक्सिया, देन लेक्सिया, देन सब लेक्सिया, ये तो लेक्सिया, और यहाँ पे ग्राफिया और प्रेक्सिया, लेक्सिया, प्रेक्सिया, ऐसे ध्यान रखोगे। उसके बाद यहाँ गणित में भी समस्या आती है, जैसे कि कैलकुलेशन करने में आती है, ग्राफिकल कैलकुलेशन में आती है, वर्बल कैलकुलिया में आती है ना, कुछ लेक्सिकल में। देखो लेक्सिकल यही था ना, लेक्सिया लगभग मिलता जुलता ही। और यहाँ पे ग्राफिया था, इन दोनों का थोड़ा थोड़ा ले लिया, एक इसका लिया, तो इन दोनों में कैलकुलेशन दिक्कत आती है, एक वर्बल इनके मन से बता दिया है ना। और इनके बारे में थोड़ा बता रखा है, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी इनके बारे में। अब थोड़ा अपने को 52 तक पढ़ना है ना, तो थोड़ा सा फास्ट देख लेते हैं, बस खत्म हो ही रहा है अपना। तो ये क्या होता है, ये हमारे ना अधिगम विकृतियां, अन्य विकृतियां, जिसमें से अवधान, एडीएचडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटिज्म बहुत, एडीएचडी ध्यान नहीं लगा पाते, ऑटिज्म
अपने आप से प्यार करते हो, अपने आप में खोए रहते हो। इसके अलावा छोटी छोटी और भी विकृति हैं। उसके बाद अधिगम वक्र ये होते हैं ना, 3 तरीके, सकारात्मक, नकारात्मक, मिश्रित और एक सरल रेखीय, 4 तरीके हो सकते हैं। बाकी बस इतना ही है, कुछ खास नहीं है। तो अब 52 पेज में क्या है, देखो अधिगम की शैलियाँ होती है, वो कोई जरूरी नहीं। अधिगम की शैली मतलब या तो आप अच्छे से गहराई से सीखते हो, सतही तौर पे सीखते हो, और यहाँ पे जल्दी जल्दी सीखते हो, इत्मीनान से सीखते हो, ये कुछ अलग बात है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये भी पढ़ लिया। तो अब मिलते हैं अपन अगले सेशन में।